कि कभी भी यूरोप में या किसी भी मुल्क में इलीगल तरीके से ना जाएं। आप लीगल तरीके से जाएं और उसके लिए वेट भी करना पड़ता है, तो वो भी वेट करें। और बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं उसमें, यह है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसकी जो रेगुलर सैलरी आपके अकाउंट में आती है वो होनी चाहिए। आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, एक दो जो मुल्क जो आराम से वीज़ा दे देते हैं वहाँ पे चक्कर लगा के आएँ। ये यूरोप का जो विज़िट है ये एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप एक बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, इसी तरह से आप अपनी फैमिली में अगर किसी ने यूरोप आना है तो उसके लिए एक पूरी एक हिस्ट्री बनाते हैं उसकी। सरज़मीन पे आता है तो या वो जॉब कर सकता है या वो बिज़नेस कर सकता है। तो ये दो आर्टिकल मेनली हैं। 88 जो जॉब से रिलेटेड है, 89 है जो आप सेल्फ बिज़नेस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर है, उसमें बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। जिनको कहीं और जॉब नहीं मिलती वो उसमें हमेशा अवेलेबिलिटी रहती है सीज़न के हिसाब से। सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि वो बंदा केपेबल है या नहीं है। हम उसका स्कैन करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसका CV स्कैन मतलब एज उसकी एबिलिटी स्कैन, उसकी फिर देखते हैं कि उसकी सूटेबिलिटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर भी सकता है या नहीं। फैमिली आई है, किसी ने फैमिली अपनी भिजवा दी है, वो यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, बच्चों का एडमिशन है, यहाँ पे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वो आपने किस डिपार्टमेंट से जाके बात करनी है, कौन सा बिज़नेस खरीदना है, सारे काम आप खुद कर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग और TRC के अंदर तमाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो भाई एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था कि यूरोप गए और यूरोप जाने का रास्ता नहीं बताया, तो उसी के हवाले से कुछ सवालात थे जो आपके, तो हमने सोचा क्यों ना पूछा जाए। क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी भाई रोज़ ब रोज़ गिरती जा रही है, यूरो बढ़ता जा रहा है और ओवरसीज़ को देखकर हम कहते हैं ना कि खुशी से ज़्यादा गम में तब्दील हो जाते हैं। तो हम ज़रा देखने वाले हैं कि बातचीत करते हैं क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी माशाल्लाह जो खुशहाल हो रहे हैं वो किस तरीके से, और अगर आपने पाकिस्तान से जाना है, खुसूसन मिडल ईस्ट वाले जिनको नेशनलिटी नहीं मिलती, वो क्या करें, किस तरीके से यूरोप जा सकते हैं। तो आज हमारे साथ सैयद फ़हीम मौजूद हैं। फ़हीम भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक। फ़हीम भाई अपना तारुफ़ करवा दीजिएगा सही से, क्योंकि फ़हीम भाई माशाल्लाह से कतर में बहुत अच्छी पोजीशन पे रहे, लेकिन अब आप मुस्तकिल तौर पर पुर्तगाल शिफ्ट हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल। वजह क्या बनी, पहले तो ये बताएं वहाँ से। मैं 20 साल तकरीबन कतर में रहा हूँ और उसकी बहुत अच्छी जॉब पे, कतर पेट्रोलियम में परमानेंट जॉब पे। फिर जब जॉब का कुछ इशू हुआ तो पता चला कि आप यहाँ पे ना स्टे कर सकते हैं, आपको फ़ौरन यहाँ से जाना होगा। तो मैंने वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया अपना। तो बिज़नेस में तकरीबन 3 साल में मैंने जितना यानी 20 साल में जितना कमाया था उसका काफ़ी परसेंटेज 25 से 50% तकरीबन जो है ना मैंने वहाँ पे लॉस किया। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो मिडल ईस्ट और पाकिस्तान, ये मुल्क हम ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि जो मिडल ईस्ट में रहे हैं। हम उस माहौल के आदी नहीं होते और उस हवाले से और नेशनलिटी नहीं मिलती। यही बात सबसे अहम यही है कि आप जितने अरसा भी वहाँ पे रहें, एक दिन आपको वापस जाना है। और अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो सबके सामने है, उस पर कुछ कमेंट्स करना वो होगा। तो उस हवाले से ये है कि जो यूरोप है वहाँ पे आप जितनी भी तकलीफ़ उठा के भी यहाँ पे सरवाइव भी कर रहे होते हैं, तो पहले दिन से ही आपका एक यहाँ पे आपका एक ऐसा अकाउंट खुल जाता है कि जो एक मखसूस मुद्दत के बाद आपकी नेशनैलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, यहाँ पे इंसानियत है, रहमदिली है, ये लोग एहसास करते हैं, यहाँ पे इंसानी हकूक़ हैं और जो बुनियादी सहूलियात हैं वो आपका एक राइट है, बेसिक राइट है। तो इस हवाले से देखा जाए तो यूरोप बहुत बेहतरीन है। अच्छा, फिर यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आप यहाँ पे थोड़े से भी पैसे कमाते हैं, अगर आप पाकिस्तान में भेजते हैं तो वो आप 315 या 20 का इस तरह मैंने 325 में कन्वर्ट करवाया भाई। तो वो बस आप देख लें कि जो है वो कितना यहाँ एक से यूरो 300 साढ़े 300 आप 200-300 यूरो भी भेजते हैं तो वो एक घर चलाने के लिए बेहतरीन है। जबकि यहाँ पे 200-300 यूरो, 500-1000 यूरो भी कमा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरा ये आम सी बात है, क्योंकि आप थोड़ा सा काम करें 8 घंटे तो आप 1000 से 1500 यूरो कमा लेते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं। और ऐसे ऐसे और जॉब्स जो हैं जिसमें जो हम समझते हैं कि जिसकी कोई अहमियत नहीं है पाकिस्तान में, वो यहाँ पे बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मसलन मैंने आपको मिसाल दी थी कि नाई है, अच्छा की मेकर है, शू पॉलिश करने वाला या शू रिपेयर करने वाला, ये काम यहाँ पे बड़े यूनिक काम है। यहाँ पे इनकी भी वही हो सकता है कि ये एक ऑफिस में बैठे हुए बंदे से ज़्यादा कमा रहे हैं, और डेफिनेटली ऐसा है। अब मेरी इतनी क्वालिफ़िकेशन और उसके बाद मैं एक दफ़ा कंपेयर कर रहा था कि एक जो दर्जी है वो रेगुलर उसकी जो फील्ड है वो डिमांड में भी है
वो मेरे आसपास के पैसे कमा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ देखें एजुकेशन यहाँ इनके पास खुद बहुत है। इनको स्किल्ड लोग चाहिए, जो स्किल्ड लोग स्किलफुल चाहिए। लोग और हैं। ये लोग आएंगे किस तरीके से, क्या होता है यूरोप में, किस तरीके से एंट्री करें, किस तरीके से वीज़ा आसानी से मिल जाता है, ज़रा ये समझाएं, फिर हम आगे आते हैं। देखें, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ सबको एम्फेसाइज़ करता हूँ कि कभी भी यूरोप में या किसी भी मुल्क में इलीगल तरीके से ना जाएं। आप लीगल तरीके से जाएं और उसके लिए वेट भी करना पड़ता है, तो वो भी वेट करें। और बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं उसमें, यह है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसकी जो रेगुलर सैलरी आपके अकाउंट में आती है वो होनी चाहिए। आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, एक दो जो मुल्क जो आराम से वीज़ा दे देते हैं वहाँ पे चक्कर लगा के आएँ। ये यूरोप का जो विज़िट है ये एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप एक बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, इसी तरह से आप अपनी फैमिली में अगर किसी ने यूरोप आना है तो उसके लिए एक पूरी एक हिस्ट्री बनाते हैं उसकी बेस पे फिर यहाँ पे जब विज़िट वीज़ा होता है तो विज़िट वीज़ा पे आते हैं। यूरोप में हर वक्त हर दौर में एक आध कुछ ऐसा मुल्क होता है जो आसानी से इमिग्रेशन को प्रोसेस करता है। जैसे इस वक्त पुर्तगाल है, और यूरोप में जो सारे दिगर सारे मुल्क हैं उसमें इस वक्त जो पुर्तगाल है वो इमिग्रेशन फ्रेंडली है और यहाँ पे इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन ये ज़रूर करना चाहिए कि लीगल तरीके से आएँ। जो इलीगल तरीके से डंकी लगा के या दूसरे तरीके से आते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, और वो तो जान पे भी प्रॉब्लम है, जान के हवाले से। लेकिन अब तो यहाँ भी सख्ती, क्योंकि जिन लोगों से मेरी भी बातचीत हुई है बाशमूल आपके, कि वो यही कहते हैं कि अब तो काम भी नहीं मिलता। पहले काम मिल जाता था, क्योंकि जो काम दे रहा है एम्प्लॉयर उस पर बड़े बड़े हैवी जुर्माने कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये इसकी वजह से लोग डरते रखते हैं डंकी वालों को। ये समझे कि उनकी ज़िंदगी जो है वो वहाँ से भी बर्बाद हुई। एक जान बचा के अगर वो यहाँ पे आते हैं तो ये यहाँ पे गारंटी नहीं है कि उनको जॉब मिलेगी, बल्कि मोस्ट प्रॉबली जॉब नहीं मिलेगी उनको। तो बिल्कुल मैं उसकी हौसला शिकनी करता हूँ कि वो जो इलीगल तरीके हैं, लीगल तरीके से आते हैं तो आपको लोग प्रेफर करते हैं कि आपको काम भी मिल जाता है और आपका सर्वाइवल भी आसान है। और ज़ाहिर आप एक प्लान करके आते हैं, एक अपनी लाइफ प्लान करते हैं। ये नहीं कि डंकी वाले पेपर फेंक देते हैं तो आपकी डिग्री वगैरह आपके साथ नहीं है, फिर आप कैसे कोई अच्छे काम की तवक्को रख सकते हैं। अच्छा, एक ये तो और बता दिया कि किस तरीके से आ सकते हैं, आ गया। अब ख़ास तौर पे पुर्तगाल की बात की आपने। पुर्तगाल में कहा जाता है कि इमिग्रेशन के मामला बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। आपको टीआरसी, ये टीआरसी होता है कि पहले लोगों को समझा दें कि किस तरीके से मिल सकता है, और आप किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं लोग। टीआरसी का जैसे बताया था, ये टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है। कोई भी शख्स जब इस सरज़मीन पे आता है तो या वो जॉब कर सकता है या वो बिज़नेस कर सकता है। तो ये दो आर्टिकल मेनली हैं। 88 जो जॉब से रिलेटेड है, 89 है जो आप सेल्फ बिज़नेस कर सकते हैं। उसमें होता ये है कि अगर कोई आपको जॉब ऑफ़र कर दे आपकी जो सलाहियत है उसकी बेस पे, तो आपको 88 में आप फ़ाइल लॉक करा देते हैं। या आपको कोई जॉब ऑफ़र कर दे या आप किसी से एग्रीमेंट परचेज़ कर लें कि आपने काम नहीं कर रहे लेकिन आप ये ज़ाहिर करते हैं कि हम काम कर रहे हैं। बेसिकली इनको इसमें ये चाहिए होता है कि वो शख्स टैक्स दे सकता है, जो आया है वो अफोर्ड कर रहा है, उसकी कोई ना कोई जॉब और सिस्टम है। बेसिकली आप इनको ये शो कर रहे हैं भाई हमारे पास जॉब है, अगरचे आपके पास जॉब नहीं भी है तब भी वो एक लीगल स्टेटस में आ जाता है। वो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, उसमें बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। जिनको कहीं और जॉब नहीं मिलती वो उसमें हमेशा अवेलेबिलिटी रहती है सीज़न के हिसाब से। इस तरह से अगर आप अपना छोटा मोटा खुद बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लीगल स्टेटस में आ जाते हैं। वो गवर्नमेंट को आप सर्टन डॉक्यूमेंट्स अपने जमा कराते हैं कि जी मैं यहाँ पे ये काम करना चाहता हूँ, जो भी आपकी सलाहियत है। ये अगर कोई वाकई बासलाहियत शख्स है उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई कामचोर है, कोई बिल्कुल अनस्किल्ड है, एजुकेशन या वो बिल्कुल बोल ही नहीं सकता, इंग्लिश भी नहीं बोल सकता, उसके लिए डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो आप किस तरह से हेल्प आउट करते हैं लोगों को, क्या क्या काम करवाने के आपके पास आते हैं और आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं? देखें, उसमें ये है कि मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि वो बंदा केपेबल है या नहीं है। हम उसका स्कैन करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसका CV स्कैन, मतलब एज उसकी एबिलिटी स्कैन, उसकी फिर देखते हैं कि उसकी सूटेबिलिटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर भी सकता है या नहीं। जब वो उसका ऐसा मैच होता है कि लगता है कि ये इसके लिए इसका जो फ़ाइल है वो प्रोसेस की जा सकती है, फिर उसको इंडिविजुअल गाइडलाइन दी जाती है। मसलन उसने वीज़ा कैसे लेना है, और उसमें फ़ॉर श्योर किसी को गारंटी नहीं दे सकते आप, क्योंकि वीज़ा जो है ये सवाबदीद है वीज़ा ऑफ़िसर की। बहरहाल उसको टिप्स बताई जा सकती हैं। जैसे मेरा ख़ुद
25 से ज़्यादा ममालिक का विज़िट कर चुका हूँ। अमेरिका का मेरे पास एक्टिव वीज़ा है, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसमें हर पॉइंट पे उनको हेल्प की गाइडेंस दी जा सकती है। बेसिकली ये गाइडेंस या कंसल्टेंसी का रोल है। इसमें कोई ये श्योर नहीं होता कि हम ये कहेंगे कि ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये एक उस पे बेस पे होता है, आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक शख्स पहुँच गया जैसे तैसे करके, मतलब कहीं से वीज़ा मिला उसको लीगल तरीके से, तो अब यहाँ पर आप क्या सर्विसेज देते हैं हाँ, उसको? यहाँ पे अगर कोई आ गया है ना, तो फिर उसको लीगल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए डेफ़िनेटली हम हेल्प कर सकते हैं उसकी। उसको काम वगैरह के लिए भी हम बता सकते हैं भाई यहाँ पे आपको काम मिल जाएगा, लेकिन वो भी वो उसकी लक है, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन भी है, बहुत सारे लोग रोज़ बेस पे डेली बेस पे आ रहे हैं। तो उसमें यह है कि उसको लीगल स्टेटस में मेंटेन रखने के लिए वो मतलब हमारी जो कंसल्टेंसी है वो बहुत एक्टिव काम कर सकती है कि वो इलीगल ना हो। जैसे फैमिली आई है, किसी ने फैमिली अपनी भिजवा दी है, वो यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, बच्चों का एडमिशन है, यहाँ पे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वो आपने किस डिपार्टमेंट से जाके बात करनी है, कौन सा बिज़नेस खरीदना सारे है, काम आप खुद कर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग और टीआरसी के अंदर तमाम जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हाँ, होते वो हैं। तो बहुत ही बेसिक। अब वो यहाँ पे वो बिल्कुल सर्विसेज, सारी सर्विसेज बेसिकली हम सारी सर्विसेज ही देते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम थोड़ा सा ये कंसिडर करते हैं कि जो पर्सन है वो उसका इंटेंशन क्या है और वो लीगल तरीके से आया हुआ है। बस शर्त आपकी ये कि लीगल तरीके से आया हुआ हो और थोड़ा जितना खर्चा उठाना चाहिए यहाँ पर उठा सकता हो, टैक्सेस थोड़े से भर सकता हो यहाँ के, और इंशाल्लाह फिर उसकी यानी कम से कम टीआरसी के बाद नेशनलिटी बहुत करीब हो जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नेशनैलिटी असल में देखें, 2 टीआरसी के बाद नेशनैलिटी आप वो कर सकते हैं। उसमें जो सबसे ट्रिकी पॉइंट वो यही है कि जो आपको पहली टीआरसी मिलती है वो कितनी जल्द मिल सकती है। तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। हाई स्किल्ड वालों के लिए और भी कम हो जाता है पीरियड। देखें, इसमें एक बात में और अभी जैसे कानूनी और लीगल और इलीगल की बात हो रही थी, हम प्रेफर तो यही करते हैं कि जो भी लीगल है उसको ही हम अकोमोडेट करें। अगर कोई मेरा अपना हमवतन कोई ऐसा भी आ जाता है जो ये कहता है कि जी मैं इलीगल आ गया हूँ और मेरा अब मुझे बताएं तरीका, मैं बहुत लिमिटेड तौर पे उनको इसलिए सपोर्ट कर देता हूँ कि ये हमारे मुल्क है, हमारा उसका मामला है, उसको कहीं किसी लीगल रास्ते पे डाल दें, ताकि चलें जो काम उसने इलीगल कर लिया वो हो गया है, लेकिन अब वो कैसे इसको लीगलाइज़ कर सकता है वो। लेकिन मैं इसको एज अ प्रैक्टिस नहीं और ये पुर्तगाल की हद तक बात कर, और ये पुर्तगाल की हद तक है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ हैं कि अगर आप इनको कह देते हैं, आप इनको ओपनली बता देते हैं जी मैं यहाँ पे इलीगल हूँ लेकिन मेरा इंटेंशन है, मैं जॉब ले सकता हूँ, मैं स्किल्ड हूँ, फिर ये आपको जो इनका 88.1 और 89.1 उसमें आप डबल आपको टैक्स पे करने पड़ते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आपको स्टे करना पड़ता है, लेकिन आप लीगल हो सकते हैं उसकी उसमें। यानी आपको टीआरसी बहुत आसानी से मिल जाती है, जिस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं। मतलब आसानी से मुराद ये कि उसकी एक ड्यूरेशन है, मतलब हाँ, जहाँ तक तो आपको उसमें है। हाँ, उसमें जो उसके पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम ना आए वो हम सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि आपने ये स्टेप उठाना है, ये स्टेप करना है, बाकी आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, यूरोप में पुर्तगाल ही क्यों इस वक्त? देखें, यूरोप में इस वक्त एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनिशियल टीआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारे कंट्री हैं जो आपको, अगर आप वहाँ पे जॉब करते हैं तो आपको टीआरसी दे देते हैं। मसलन स्पेन है, इटली है, पोलैंड है, लेकिन वो टीआरसी फर्दर प्रोसेस पासपोर्ट में नहीं होती। वो उसको 10 साल, 12 साल, 15 साल, इटली में कुछ लोग हैं 17 साल से भी हैं, जर्मनी में भी इसी तरह। पुर्तगाल का ये है कि पहला टीआरसी जब आपको मिलता है जो 2 साल के लिए वैलिड होता है। अब इसके ड्यूरेशन है 12 से 18 महीने, कुछ केसेस में 2 साल भी लग जाते हैं पहला टीआरसी लेने में, लेकिन हाई स्किल्ड लोगों के लिए 6 महीने में भी टीआरसी मिल जाता है उनको। तो अब पहला टीआरसी के बाद जो 2 साल का है, दूसरा टीआरसी चाहिए होता है 3 साल का, वो ऑटोमेटिक आपका उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसका प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2 टीआरसी के बाद आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मुझे पासपोर्ट दिया जाए, और उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। मसलन अगर किसी के यहाँ पे बच्चा पैदा हो जाता है तो वो और आसानी हो जाती है। अगर वो हाई क्वालिफाइड पर्सन है, पीएचडी वगैरह कर लेता है तो उसके लिए भी आसानी है। या कोई ऐसा है कि वो एक बिज़नेस की एक बहुत अच्छी ग्रोथ शो कर देता है, तब भी उनको ये प्रोसेस कंप्लीट जल्दी। यानी आपने ये दिखाना है कि आप इस हिस्से का, इस माशरे का एक कारामद हिस्सा है, आपको जल्द से जल्द ये लोग नेशनलिटी दे सकते हैं। ये बिल्कुल जितना इनका एज प्रोसीजर उसमें एज सून एज दे सकते हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली ये जेन्युइन केसेस। आखिरी सवाल, ये मिडल ईस्ट वाले ज़्यादातर क्यों आना चाह रहे हैं यहाँ पर? जैसे आप आए या दीगर लोग आना चाह रहे हैं, वजह क्या है? क्यों नेशनलिटी नहीं मिलती
आखिर में यही वजह है सबसे बड़ी वो? देखिए मैं आपको खुल के एक बात बता रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में जो लोग रहने वाले लोग हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी होती है कि उनके पास इतने अपने सर्वाइवल के लिए ये मुश्किल नहीं होती कि अगर नौकरी नहीं मिली तो हम कैसे करेंगे, वो यहाँ पे आके आराम से गुजारा कर लेते हैं। यानी 1-2 साल आराम से गुजारा कर जाते हैं। हाँ, वो बहुत ही यानी रीज़नेबल है, मिडिल ईस्ट से कम खर्चा है यहाँ पे, हाफ़ खर्चे में आप यहाँ पे गुजारा कर लेते हैं। मैं डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ। अब उसमें अगर आपने मिडिल ईस्ट में 10 साल रह के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होना होता, तो यहाँ पे तो 6-7 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो अगर वो कई दफ़ा वो जब कैलकुलेट करते हैं वो कहते हैं हम कोई काम भी ना करें तब भी हम इतना गुजारा करके पासपोर्ट यहाँ पे ले सकते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कि आप यहाँ पे रहें और कोई काम ना कर सकें। इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस की, तो वो ज़ाहिर है फिर ये इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि जो मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए ये बेस्ट प्लेस है। मैं ज़ाहिर है मैंने खुद चूज़ किया है ये, मैं खुद वहाँ पे रनिंग बिज़नेस छोड़ के आया हूँ मैंने। यानी जो पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट पे काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा यहाँ अप्रोच करने की ज़रूरत है। जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी तो मुश्किलात होगी, लेकिन जो मिडिल ईस्ट वाले हैं उनको अब वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है और उनके पास पैसे भी ज़्यादा होते हैं, कमाई माशाल्लाह अच्छी होती है, तो इनके पास अखराजात भी उठाने के लिए भी पैसे भी होते हैं। देखें जो अभी ऐसे मिडिल ईस्ट में रहने वाले पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हुए अगर यूरोप की तरफ कोई एफ़र्ट नहीं करे, या तो वो कनाडा यूएस वगैरह के लिए ट्राई करें, अगर नहीं वो उसके लिए क्वालिफ़ाई करते और वो यूरोप के लिए भी कोशिश नहीं करते, तो एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि जब उन्हें पछताना पड़ेगा। ये वक्त जो है ना, ये आई थिंक इट्स यूनिक टाइम इन द यूरोप दैट दे आर गिविंग फैसिलिटीज़ फॉर द इमिग्रेशन एंड इट कांट बी फॉर सो मच टाइम। यानी हो सकता है 2-4 साल में ये चेंज हो जाए और फिर वो कहें कि जी एक दौर होता था पुर्तगाल में ये चीज़ ओपन थी, लोग कहते थे कि जी आप इसको प्रेफर करें, इसमें आने के लिए कोशिश करें। अब वो टाइम भी नहीं रहा, लोग पैसे लेके फिर रहे होंगे और ये अपॉर्चुनिटी चिड़िया चुग गई होगी खेत। हाँ, तो फ़हीम भाई का नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत सारे सवालात होंगे आपके जो आपने पूछ रहे होंगे, तो फ़हीम भाई से आप व्हाट्सअप पे तमाम सवालात के जवाब ले सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो इनकी बहुत अच्छी फर्म है यहाँ पर, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। और अगर आप में से कोई पुर्तगाल पहुँच जाए इस वीडियो को देखने के बाद, तो भाई का शुक्रिया लाजमी कीजिएगा, और मैं कभी आया तो फिर आप लोगों से ही मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।